नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। आप देख रहे हैं आज तक। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। जेन जी वहां सड़कों पर आए और उसके बाद से देश में हर व्यक्ति जो जेन जी नहीं है वो ये जानना चाह रहा है कि आखिर ये टर्म जेन जी है क्या, ये कैसे लोग हैं। मतलब ये धारा के विपरीत दौड़ते भागते हुए चलते हुए नजर आते हैं। समाज समाज क्या है? समाज की हमारी तमाम तरह की चीजें हैं। समाज एक जिस तरीके से जिस पैटर्न पर चलता है, जिस पैटर्न को फॉलो करता है, ये उसको फॉलो करते नहीं दिखाई देते हैं। इनकी भाषा वैसी नहीं दिखाई देती है जैसे शायद इनके पेरेंट्स या उससे पहले की पीढ़ी बोलती रही हो। तो क्या ये अलग हैं, या जैसे हिंदी में एक अपभ्रंश शब्द होता है, या बदल गया है? हमारा समाज पूरी तरह से बदल गया है। हम जेनजीज को जो समझते थे, मतलब आपने सोशल मीडिया पे बहुत तरह की बहस देखी होगी कि ये शायद इस तरह के टर्म्स का प्रयोग किया गया, समझदार कम है, जानते नहीं है, समझते नहीं है, सोशल मीडिया तक इनकी दुनिया सीमित रहती है। लेकिन जब इन्होंने जंतर मंतर पर अपनी प्रेजेंस दिखाई और इन्होंने सरकार को झुकने पर मजबूर भी किया, तो अब क्या वाकई हम सब गलत थे जो हम जेनजीज को समझ नहीं पाए थे? और जेनजीज को समझने के लिए, आज के थॉट प्रोसेस को समझने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ हैं और एक एक करके उन मेहमानों से मैं आपको मिलवाता हूं। हमारे साथ फाउंडर MWNTAI डॉक्टर संदीप वोरा जुड़े हैं, जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं। हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मनीषा सिंघल हमारे साथ हैं। एजुकेशनिस्ट हमारे साथ डॉक्टर मनीष गौतम जी हैं। और हमारे साथ करियर काउंसलर जितिन चावला जी है। डॉक्टर संदीप, आज चर्चा की शुरुआत आपसे। हम आपसे समझना चाह रहे कि ये जेनजी, आपकी नजर में जेनजी क्या है? क्या आपका भी जेनजी को लेकर नजरिया पहले अलग था और दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद वो नजरिया बदल गया? देखिए, मेरे हिसाब से मैं जिस ब्रांच में हूँ, मैं डेली अपने क्लिनिक में हर तरह के मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, तो जेनजी को मैं बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ लास्ट कई सालों से, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके चैलेंजेस को। ये जनरेशन काफ़ी डिफरेंट है। उसका रीज़न है कि ये वो जनरेशन है जिसने पैदा होते साथ, जिसके हाथ में इंटरनेट था, जिसके पास सहूलियत थी, जिसके पास कनेक्टिविटी थी, वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी थी, और उनका अपना थॉट प्रोसेस उसके हिसाब से धीरे धीरे मोल्ड होता गया। हाँ, मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ये इस तरह से एक जॉइंट तरीके से एक अपनी आवाज़ को उठा पाएंगे, तरीका जो भी रहा हो। बट डेफिनेटली जनरेशन डिफरेंट है और इस जनरेशन का थॉट प्रोसेस मैं कहूँगा अलग है बाकी प्रीवियस जनरेशन से। और प्रीवियस जनरेशन जो थी, इंक्लूडिंग अवर्स एंड अदर्स अराउंड बिफोर और आफ्टर मी, उनके पास शुरू से एक हमारे को सोशल नॉर्म्स में बताया जाता था कि आप अपने से बड़े को क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, आपको ओबीडियंट रहना है। तो इंट्रोड्यूस किया जाता सिंसियर एंड ओबीडियंट सन, यू नो। तो वो जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं इनके सामने एक डिफरेंट तरीके से है, जिसमें इनको लगता है कि क्योंकि ये अवेयर हैं, एक तरफ अवेयर है, दूसरी तरफ अगर हम हर जगह इंडिया को देखते हैं कि इंडियंस टॉप पे जा रहे हैं, या इंडिया को हम बोलते हैं कि हम बेस्ट हैं अपनी फील्ड में, तो इस तरह के बच्चों को भी लगता है कि क्यों ना, अगर इंडिया कर सकता है तो हम इंडियन है, तो हम भी क्यों ना अपना बेस्ट दे। तो उनके अंदर एस्पिरेशन भी बहुत हाई है। जब एस्पिरेशन हाई है और आपके सामने जब रुकावटें आ जाती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, तो डेफिनेटली टर्बुलेंस आएगी माइंड के अंदर। डेफिनेटली आपके अंदर जो आप एक्सपेक्ट करेगा नहीं होगा, तो फ्रस्ट्रेशन ग्रो करेगी। तो मेरे हिसाब से ये जनरेशन डिफरेंट है और हम सबको उनके हिसाब से समझना चाहिए। और हाँ, जहां वो गड़बड़ कर रहे हैं उनको बताना चाहिए कि ये जो रास्ता है इसमें ये चीज गलत है, बाकी आप जो एक्सप्रेस कर रहे हो वो सही है, बट कुछ गार्ड रेल्स के साथ। कहाँ से बचकर चलना है, कहाँ जाना जरूरी है। एब्सोल्युटली। मनीषा जी, ये जनरेशन गैप है कि हम लोग इनको समझ नहीं पाए। मतलब हम इन्हें कहते हैं कि ये शालीन नहीं है, व्यवहार कुशल नहीं है। देखिए, जो जेनजी है वो डिजिटल जनरेशन है। ये बच्चे रील्स देखते हुए बड़े हुए हैं, ठीक है। सो इस चीज़ को हमें बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। जनरेशन गैप वैसे भी होता है, लेकिन जेनजी और जो हमारी जनरेशन जेन एक्स, उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है और उसके रीजंस हैं। अब जो ये जो डेवलपमेंट हुई है करंट, इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहती हूँ कि किस तरह से ये जेनजी के जो ट्रेड्स हैं जिनके बारे में हम जनरली बात करते हैं वो क्यों आए हैं। कुछ रीजंस हैं उसके पीछे, और रीजंस डेफिनेटली जहाँ पे भी रियरिंग होती है, अपब्रिंगिंग उनकी किस तरह से हुई है, क्या उन्हें एक्सपोजर मिला है, ये बहुत मायने रखता है।
तो जो रील एडिक्शन इसमें एक हो गया, या फिर कंटेंट, सोशल मीडिया का एक्सपोजर, और सोशल मीडिया से क्या चीज़ें उनको इन्फ्लुएंस करती हैं। सोशल मीडिया मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, केवल कुछ एक ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो जेनजी के बीच में काफ़ी कॉमन है, और जो शायद जेनेक्स तक मुझे लगता है उनको आइडिया भी ना हो। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो ये रीजंस एक है जिसकी वजह से क्यों वो यहाँ तक पहुँचे हैं। अब उनकी अगर ट्रेट्स की बात करें, उनकी नेचर, उनकी एक कॉमन नेचर की अगर हम बात करते हैं, पर्सनालिटी की बात करते हैं, तो उसमें दे आर वेरी पावरफुल, बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी सेंसिटिव, वेरी इमोशनल। तो उनका जो इमोशन पे एक कंट्रोल है वो थोड़ा सा वीक है। उसका भी रीज़न है क्यों वीक होता है इमोशंस पे कंट्रोल। अब रील अगर हम देख रहे हैं, डिजिटल कोई भी अगर कैसी भी स्क्रीन हम देख रहे हैं, सो मैक्सिमम टाइम अगर हमारा उस पे जा रहा है, स्पेशली कोविड का टाइम आया, उसमें हम सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। अब अटेंशन स्पैन कम हुआ तो कुछ चीज़ इमीडिएटली अगर नहीं मिलती है, डेफिनेटली आप रेस्टलेस हो जाते हो, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, और उस समय उनकी रिएक्शन और रिस्पॉन्स क्या होता है वो उनके कंट्रोल में नहीं होता है। इसके लिए एक अगर कंडीशनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग अगर रहे सो थोड़ा सा बेटर होता है। मनीष जी, मतलब मैं जिस शेर का मैंने एक अंतिम मिसरा कहा था, पूरा शेर ये था कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना जरूरी है। क्या ये जेनजी सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो जनरेशन है अभी, जैसे कि हमारे साइकोलॉजिस्ट सर ने बताया कि इट्स ए डिफरेंट जनरेशन, लेकिन इट्स ए डिफरेंट जनरेशन विच इज फेसिंग, इनकाउंटरिंग डिफरेंट नेचर चैलेंजेस। उस चैलेंजेस का स्रोत क्या है, इसको समझना होगा। मैं अभी जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट का फॉर्मेट को जस्टिफाई तो नहीं करता हूं, लेकिन निश्चित तौर पे इस प्रोटेस्ट ने इस कंट्री में एक नैरेटिव, एक डायरेक्टिव की पेपर लीक इज ए बिग इशू एंड सम बहुत कठोर और बड़े कदम उठाने चाहिए कि पेपर लीक को रोका जा सके। अगर समस्या को समझना है तो पहले आपको थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा। हमारे यहाँ देश में क्या हुआ कि इंटरनेट पेनिट्रेशन, सोशल मीडिया पॉपुलेशन ग्रोथ अनप्रेसिडेंटेड रेट पे हुआ। इसकी तैयारी करनी चाहिए थी। जितने भी विकसित देश हैं वहां पे आप देखेंगे कि कोई भी चीज जो पहले होना है उसको फोर्सी किया जाता है, उसके लिए प्रिपेयर्डनेस किया जाता है। आज हमारे देश के समाज के स्तर पे, शिक्षा व्यवस्था के स्तर पे तैयारी होनी थी कि कैसे हम इंटरनेट वाइज यूज को प्रमोट करेंगे। वो हम कर नहीं पाए। हमारा अचानक से इंटरनेट पॉपुलेशन जो है अनप्रेसिडेंटेड रेट पे ग्रो किया, और जब आज उस माहौल में, हम अभी बात हो रही थी हमारी एक समाज शास्त्री से, उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि अभी जो पेरेंटिंग हो रहा है, नीदर दैट पेरेंटिंग इज बीइंग डन एट होम नॉर इट इज बीइंग डन बाय सोसाइटी, इट इज बीइंग डन बाय सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया पे जो पेरेंटिंग होगा वो आप समझ सकते हैं कि उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों होंगे। अब वो कॉन्स को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, उसके लिए हर स्तर पे तैयारी करनी चाहिए थी, जहां हम विफल रहे। जो नकारात्मक प्रभाव आप बात करें, थोड़ा उनको विस्तार से बताएं कि किस तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट है उसका। देखिए, मीन्स 10 साल पहले आपका जो सार्वजनिक जीवन में व्यवहार, व्हाट वाज नॉट ओके इज वेरी मच ओके टुडे। और ये जो माहौल निर्मित हुआ है उसमें सोशल मीडिया का रोल है। पहले भी छात्र आंदोलन हुए हैं, पहले भी जो है युवा सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर आई है, लेकिन क्या उन मांगों को जब वो लेकर आई है तो उसका आचरण, व्यवहार, शब्दों का चयन उनका ऐसा था? तो आज हमें कंप्लेन नहीं करना चाहिए, अपनी विफलताओं को स्वयं देखना चाहिए कि हमने वो तैयारी क्यों नहीं की। जितेंद्र जी, आप इसे उनकी सामाजिक समझ की कमी समझते हैं, जो उनका मतलब उनके व्यक्तित्व में मतलब उनकी जो खराब भाषा है, तो ये सामाजिक समझ की उनकी सोसाइटी में किस तरह से रहना है उसकी कमी है, या इनको समाज की परवाह ही नहीं है? सबसे पहले तो मैं वैसे टीवी कम देखता हूँ। पिछले कई दिनों से रोज रात को मीम्स देख के बहुत खुश होता हूँ मैं। मेरे को बड़ा मजा आता है। एंड ये मैं ही नहीं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। तो आई थिंक इन द फेस करने की जो बात है, और शायद मैं अपने टाइम में भी कहीं कहीं पार्टिसिपेट किया। मैं हंसराज कॉलेज से पढ़ाई कर रहा था, MBA FMS से किया।
तो उस टाइम पर भी हम लोगों ने भी जैसे किया, तो एक तो ये है कि अच्छी बात है कि आप खड़े हो पा रहे हो अच्छे मुद्दों पे और उसके क्या कर पा रहे हो। मैं एज अ पर्सन प्रॉब्ली मैं उसको जज नहीं करूँगा कि ऐसे हुआ या वैसे हुआ, लेकिन मेरा तो खैर ज़्यादा ये है कि अभी स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, हमारे लिए आगे किस तरह से सरकार, सिस्टम, स्कूल्स, कॉलेजेस अच्छी जॉब्स मुहैया करा सकते हैं, सक्सेसफुल बना सकते हैं, तो क्या चीज़ अवेलेबल है। तो उसमें काफ़ी कमी है, पूरे सिस्टम में काफ़ी कमी है। मैं एज अ करियर काउंसलर देखता हूँ अगर चीज़ों को, तो क्या ज़रूरत है सबसे पहले इतने सारे लोगों को नीट, क्योंकि नीट हो गया, जेई हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया, इसका इतना ज़्यादा रश भी इसीलिए है क्योंकि देयर इज़ लैक ऑफ करियर काउंसलिंग। क्योंकि आपने शुरू में ही, अगर मैं प्रिंसिपल से भी पूछूं, मैं भी कुछ करियर्स बोलूँगा, लोगों ने सुने भी नहीं होंगे। कोई मेरे को यहाँ बता सकता है कि बीएससी लॉ कहाँ से कर सकते हैं? एज अ साइंस स्टूडेंट मैं बीएससी और लॉ का कॉम्बिनेशन कर सकता हूँ। आई कैन बी अ काइनेसियोलॉजिस्ट, यूएस और कनाडा में बहुत अच्छा चलता है ये करियर। आई कैन बी अ पोडियाट्रिस्ट एंड सो ऑन। मतलब मैं इतने सारे करियर अभी बोल सकता हूँ, लेकिन दिक्कत क्या है कि ना गवर्नमेंट सिस्टम में समझ है, ना प्रिंसिपल्स को समझ है, एक्सेप्ट एक जो सोशियो इकोनॉमिक क्लास बिल्कुल टॉप वाला हो गया, वो लोग रिसर्च कर पा रहे हैं। आप बल्कि हैरानी होगी जब मैं अगर दिल्ली एनसीआर के टॉप स्कूल्स में देखूंगा तो उसमें बायो का सिलेक्शन ही कम हो गया है। लेकिन अगर मैं सोनीपत जाता हूँ, फरीदाबाद जाता हूँ, गाजियाबाद जाता हूँ या कहीं मेरठ जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों को समझ में आ गया कि मैं IIM इंदौर जाके, IIM रोहतक जाके 5 साल में एक अच्छा करियर बिल्डअप कर लूँगा। लेकिन इधर वालों को आसपास समाज में पेरेंट्स को, जितने एडल्ट्स बच्चों के पास हैं, उन्होंने कुछ रिसर्च ही नहीं किया। कई बारी बच्चों ने भी, मतलब दिस इज़ अ स्मार्ट जनरेशन, लेकिन चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी को यूज़ करके रिसर्च तो करो कि भाई क्या नया चीज़ आ रही है। तो जैसे ही आप ऑप्शंस देंगे तो आप चेंज हो जाएगा। या अगर मैं गवर्नमेंट सिस्टम की बात करूं तो बहुत कायदे से एक डिटेल्ड स्टैटिस्टिकल रिसर्च होनी चाहिए कि अगला प्रोजेक्शन, जैसे CII, मैकिन्जी ये सब प्रोजेक्ट करते हैं कि कौन सी जॉब्स आएंगी, तो अगला प्रोजेक्शन जॉब्स का 2 साल बाद इतना है, 5 साल बाद ये एरिया ग्रो कर रहा है, इसीलिए इस एरिया में पढ़ाई करने से इस टाइप की जॉब्स मिलेंगी, रादर देन कि सब लोग एक बिल्कुल भेड़ चाल में एक ही साइड चले जा रहे हैं, जो कि आज की डेट में है। सो द प्रॉब्लम इज दैट मैचिंग इज नॉट हैपनिंग। इसलिए बहुत सारे लोग एक साइड में गए, रिजल्टिंग, और फिर करप्शन इन द सोसाइटी, क्योंकि सब लोग सेम चीज चाह रहे हैं, तो देर आर पीपल इन द सिस्टम विल मेक मनी। इसी का कोई कॉरस्पॉन्डिंग एक मॉडल है चाइना में, गोकाओ करके टेस्ट होता है, जो कि 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा लोग देते हैं हर साल। तो उस वाले टेस्ट में चाइना ने गवर्नमेंट को ही नहीं, कम से कम 8 और मतलब आर्मी भी उसमें इन्वॉल्व है, बाकी लोग भी इन्वॉल्व है, जो कि इंडिया में बहुत लेट स्टेज में हुआ। हाँ। तो गवर्नमेंट को ये वाली चीज़ पकड़ के चलनी चाहिए अगर वो टेस्ट वैसा है। लेकिन दूसरी साइड से हमें भी एज स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, स्कूल्स, एजुकेशन सिस्टम, जो गवर्नमेंट में सिविल सर्वेंट देख रहे हैं इस चीज़ को, उनको पहले से ये चीज़ प्लानिंग करनी है कि भाई, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं स्टूडेंट, मैं इनकी जगह मैं कहूँ यार ये सब ठीक है, चलो ये भी हुआ, ये भी हुआ, लेकिन मैं सक्सेसफुल कैसे हो सकता हूँ, किस साइड में जाके, मेरे को क्या रास्ते दे पा रहा है मेरा स्कूल, कॉलेज, या मेरी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एजुकेशन बोर्ड्स मेरे को कैसे सक्सेसफुल बनाएंगे। आप रिमार्क फिर मैम, फिर उसके बाद। राजीव जी, आपने कहा कि अगर बच्चों ने तैयारी की है और उनको अगर दोबारा एग्जाम लिखने को कहा जाए तो उसमें क्या, मैंने बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ आप व्यक्तिगत तौर पे इसको सोचिए, अगर हम आपको कहे कि इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने के बाद 1 घंटे बाद कल अभी फिर से इसको रिकॉर्ड कर लीजिए और इसकी तैयारी आपने आधे घंटे में की है, ठीक है, वो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, और तब उनको कहा जाए, और वो उम्र और वो उनकी जो मानसिक स्थिति है, पूरा परिवार उनके साथ तैयारी कर रहा है, उनके इर्द गिर्द के लोग तैयारी कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा जब वो देखते हैं कि मेहनत करने के बाद अगर लीक नहीं पता चला, और मेहनत करने के बाद अगर एक डिजर्विंग कैंडिडेट को लगता है कि मेरा नहीं हुआ, आपको पता नहीं है कि आप इस कंट्री को व्हाट काइंड ऑफ जनरेशन यू आर गिफ्टिंग इन डीप एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एक्सप्रेस करे या ना करे।
मनीषा जो सर प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं कि कितनी परेशानियों से गुजरता है कोई भी व्यक्ति, और अब जनरेशन जो है जेनजी की बात हो रही है, लेकिन इन्हीं परेशानियों से तो जेनजी से पहले की पीढ़ी भी गुजरी, लेकिन वो इतने एग्रेसिवली उन्होंने अपनी बात कभी नहीं रखी। ये उनकी कमी थी या इनकी अच्छाई या इनकी जागरूकता? कमी या अच्छाई के बारे में मैं नहीं कमेंट करूंगी, लेकिन जो अपब्रिंगिंग है, एक यूनिवर्सल अपब्रिंगिंग जनरेशन की, एक सर्टेन जनरेशन की, और अभी जो जेनजी के बात हम कर रहे हैं तो उनकी जिस भी तरह से उनका पालन पोषण हुआ है, तो उसमें कुछ ना कुछ यूनिफॉर्मिटी तो है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो अगर हम 1 to 1 हम अगर मेरा ये एक मैसेज है हमारे सिस्टम के लिए, एजुकेशन सिस्टम, हमारा गवर्नमेंट सिस्टम, अगर हम 1 on 1 बात करें तो हम उनको समझने की कोशिश कर सकते हैं। सो किस मिडिल ग्राउंड पे आके उनके क्या क्वेरीज हैं, उनकी क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको सही नहीं लग रही हैं, तो एक वो कम्युनिकेशन होना चाहिए। रिप्लाई तो करिएगा। साथ साथ में सर एक मेरा इसके साथ साथ एक एड ऑन सवाल ये भी है कि क्या जेनजीज का ब्रेन वॉश करना बहुत इजी है, बहुत आसान है? मैं इसको ब्रेन वॉश तो नहीं कहूंगा, बट मैं कहूंगा हमारा जो अदर जनरेशन है उनका उनके साथ रेगुलर एंगेजमेंट जरूरी है। और अगर उन्होंने बचपन से यही देखा है कि उनके लिए ये डिजिटल माध्यम है, तो हम लोगों को डिजिटली उनसे कनेक्ट करके उनके साथ कम्युनिकेशन और 2-वे डायलॉग करना जरूरी है फॉर अस टू एक्सप्लेन देम। तो अब मैं जब आपने क्वेश्चन किया तो मैं सोचा था अगर मेरे समय पे पेपर लीक हुआ तो मैं क्या करता और अब मैं क्या करता, फर्क है। अगर मेरे समय में पेपर लीक किया होता तो मैं क्या करता, जाता माताजी पिताजी के पास, सिर पकड़ के बैठ जाता, रोता, वो कहते बेटा देखिए हमारे हाथ में नहीं है, बात खत्म हो जाती है, मैं दोबारा ट्राई करता। क्योंकि उस वक्त कोई चैनल था नहीं, उस वक्त सिर्फ हमारे पेरेंट्स या हमारे एल्डरली हमारे साथ होते थे। अब मेरे पास मल्टीपल चैनल्स हैं, तो मैं सीधा इंस्टा पे पहले अपना एंग्विश एक फ्रेंड से शेयर करूंगा, फिर दूसरे से करूंगा, दूसरा करेगा, ऐसी कम तैसी, यू नो व्हाट द वे वी टॉक। तो जो इंस्टा के रूप में अगर सारी जनरेशन एक दूसरे कम्युनिकेट कर रही है, हमारे को एज सीनियर्स वी मस्ट रेसिप्रोकेट इट बाय कम्युनिकेटिंग विद देम इन द सेम वे थ्रू इंस्टा और अदर वेज। इसका मतलब यह है कि जब आपका ये लीक हुआ था, आपके जो भी वे से जिस तरीके से सीरियसली गवर्नमेंट उसको हैंडल कर रही थी, एक एक पॉइंट इंस्टा के थ्रू या बाकी चैनल्स के थ्रू जेनजी तक जाना चाहिए था कि देखो हम ये कर रहे हैं, इन लोगों को हटाएं, लोग that would have changed the whole thing। अब तो शुरू कर दिया, अब कर दिया, of course अब कर दिया, better late than never। तो उस हिसाब से जेनजी को एंगेज करने के लिए गवर्नमेंट के, मेरा सजेशन है गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट के साथ इनके साथ डिजिटली कनेक्ट होना जरूरी है फॉर अस टू सी टू इट कि इस तरह का chaos फ्यूचर में ना हो। जी मैं यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी। यहाँ पे हमारे टाइम में या प्रीवियस जनरेशन के टाइम में इतना कंपटीशन नहीं होता था लेकिन बहुत डिफरेंट लेवल था वो। आज के टाइम में पीयर प्रेशर, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और बुलिंग के केसेस इतने नहीं होते थे। अब आज किस चीज़ को लेके बच्चे आपस में एक दूसरे को बुली करते हैं। सो यू नेवर नो, रिलेशनशिप है तो बुलिंग, नहीं है तो बुलिंग, कितने एक्स हैं तो बुलिंग, नहीं है तो बुलिंग। ठीक है। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। टाइम बहुत कम है तो मैं 30 सेकंड में आप दोनों का रिएक्शन लेना चाहूंगा कि सब सिस्टम से लड़ाई करते हुए हमने देखा जितिन जी, लेकिन जब ये जॉब में आ जाते हैं तो क्या वो जैसे मिलेनियल्स या पहले की पीढ़ी कर रही थी उतना पेशेंस, उतना धैर्य है जेनजी में? सो दो चीज़ें हैं। एक तो काफ़ी सिलेक्शन जो जॉब्स का करते हैं वो देखते हैं कि हाँ मैं मैच किससे कर रहा हूँ। तो मेरे को आजकल इंजीनियर्स मिल रहे हैं जो पब्लिक पॉलिसी में काम कर रहे हैं, BBA जो साइकोलॉजी में चले गए, बाद में शिफ्ट कर लिया। तो एक तो इनके लिए एवेन्यूज़ भी बढ़ गए हैं और एक्सप्लोरेशन ऑनलाइन करना आसान है। तो जेनजी मतलब शिफ्ट करके और एक ही 2 करियर में ही नहीं, मेरा ये मानना है कि ये लोग कम से कम 6 से 9 करियर ऑप्शंस में रहेंगे। पहले की तरह नहीं कि आप ही एक ही करियर में। दूसरी बात क्या है कि स्किल्स के ऊपर ध्यान करना चाहिए। स्कूल, कॉलेजेस, गवर्नमेंट को इट इज़ ऑल अबाउट स्किल्स, नॉट अबाउट पेपर डिग्रीज, नॉट अबाउट कि ये चीज़ करोगे। बहुत सारे जो वर्ल्ड की टॉप जॉब्स हैं, जैसे कंसल्टिंग हो गई, जैसे टेक मैनेजमेंट होगी, वो कोई भी करता है। आपने, मेरा एक स्टूडेंट है जिसने पॉल साइंस किया है, लेकिन वो भी एक कंसल्टिंग कंपनी में काम कर रहा है। जिसने IIT से पढ़ा है वो भी कंसल्टिंग में कर रहा है। मेरा एक स्टूडेंट है जिसने MBBS करके आगे मैनेजमेंट किया, उसने आके एक कोवर्किंग स्पेस कंपनी स्टार्ट करी, 230 करोड़ में कंपनी बेच दी। तो उसका बिल्कुल एक अलग ही करियर वो चीज़ चल गया। तो अपॉर्चुनिटीज आजकल बहुत हैं, जस्ट ओपन अप योर माइंड एंड बी सक्सेसफुल। क्या नई क्रांति का नाम है जेनजी?
नहीं, देखिए जेन जी को आप केवल वो जिस अवस्था में है उसी के आधार पे मत जज करिए। मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि अगर एक बार वो जब तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद जब उनका सिलेक्शन होता है तो उनका एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी लेवल आगे बढ़ता है और उसके अनुसार उनके अंदर भी धैर्य भी आता है, उनके व्यवहार में, आचरण में बदलाव भी आता है, रूपांतरण भी आता है। हम सबको ये सोचना है कि 15-20 साल पहले जैसे हम थे वैसे हम आज नहीं हैं। वो भी आज जैसे हैं, सिलेक्शन के बाद वो अलग होंगे, क्योंकि एक्सपीरियंशियल लर्निंग बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग होता है और वो लर्न करने के लिए वो ज्यादा हमसे ओपन है। एक बार फिर से तमाम एक्सपर्ट्स के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। इन एक्सपर्ट्स के माध्यम से हमने जेन ज़ी को समझने की कोशिश की। थैंक यू सो मच, आप सभी आज तक के साथ जुड़े।